Hello guys and welcome to Skynomics Academy. My name is Suril Kumar Yadav और we are going to discuss producer equilibrium. उसी का एक पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, तो हम लोग आज प्रोड्यूसर बिहेवियर के कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक जो बिजनेसमैन होता है या एक प्रोड्यूसर जो होता है वो रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट करता है और क्या कॉस्ट लगाता है और कितने तरीके के टाइप्स ऑफ कॉस्ट होते हैं, कितने तरीके के रेवेन्यू के मॉडल होते हैं। तो उन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ से बोला जाए कि कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट मतलब होता है कि आपका जो पैसा लगा है कोई भी कमोडिटी को बनाने में। ठीक है, तो कोई भी कमोडिटी को बनाने में जो भी पैसा लगा हुआ है, तो वो पैसा आता कब है? जब आप उसको बेचते हो, सेल करते हो, और सेल करते हो तो आपको क्या आता है? रेवेन्यू जनरेट होता है कि नहीं? तो इन द सेंस कि यहाँ पर बोला जाए कि जो प्रोड्यूसर बिहेवियर है कि एक प्रोड्यूसर का किस तरीके से बिहेवियर रहता है कॉस्ट को लेकर या फिर रेवेन्यू को लेकर। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है और इसी तरीके से आगे बनाते रहिए ताकि और भी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ मैं वीडियो बना सकूं। ठीक है, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होता है कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है या फिर बोला जाए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लाइड के साथ और वो भी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के साथ। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रेवेन्यू पर जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट क्या होता है? तो कॉस्ट रेफर्स टू द मॉनेटरी एंड अ नॉन मॉनेटरी एक्सपेंडिचर incurred by a producer on a factor as well as non factor input। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इनपुट होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है फैक्टर इनपुट, एक होता है नॉन फैक्टर इनपुट, है कि नहीं? नॉन फैक्टर इनपुट। तो हम लोगों ने जो दोनों चीज डिस्कस करा था, तो जो भी मॉनेटरी जो भी खर्च होता है कोई भी कमोडिटी को बनाने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, है कि नहीं? मतलब आप एक फैक्ट्री के मालिक हो, तो एक प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या कि कोई भी कमोडिटी को बनाने में जो भी कॉस्ट लगा है, जो भी इनपुट कॉस्ट लगा है, ठीक है, जो भी इनपुट कॉस्ट लगा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट। ठीक है, अब आता है कि कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, कि कॉस्ट किस तरीके से फंक्शन करता है। तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू, अगर बोला जाए तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एफ क्यू। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लो। अ कॉस्ट फंक्शन शोज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। कि हमारा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन क्या रहा है, मतलब एक तरीके से बोला जाए जो भी कमोडिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या रहा है और उससे क्या आउटपुट निकलने वाला है। ठीक है, एक तरीके से बोला जाए तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट फंक्शंस बोलेंगे। और ये कॉस्ट फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? तो C इज इक्वल टू एफ। एफ मतलब फंक्शन हो जाएगा, एफ मतलब क्या? फंक्शंस, कि क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या किन किन चीज़ों की वजह से कॉस्ट आपका बढ़ रहा है या घट रहा है। और बोला जाए C फॉर कॉस्ट, Q फॉर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पर कॉस्ट जो है ऑफ द फर्म वो किस पर डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब वो दोनों फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्वांटम गुड्स प्रोड्यूस, कि कितना गुड्स आपका प्रोड्यूस हुआ है, और प्राइस कितना है आपका। मान लीजिए कि आपका क्या है कि 100 गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, क्या 100 गुड्स प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये क्वांटम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो गया। और प्राइस ऑफ द कितना लगा है बनाने में आपका, मान लीजिए 50 रुपये एक प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट लगा है। ठीक है, पर प्रोडक्ट लगा तो इसको 50 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 100 इंटू 50 तो क्या हो जाएगा? 5000 रुपीज़। तो आपका कॉस्ट कितना हो गया? टोटल कॉस्ट 5000 रुपीज़। आई होप सो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट और फंक्शंस, कॉस्ट फंक्शंस भी क्लियर होगा। अब चलिए चलते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है। अब क्या है कि एक शॉर्ट रन कॉस्ट, एक लॉन्ग रन कॉस्ट होता है, कि अगर लंबे समय तक कोई बिजनेस को लेके चलता है तो उसमें कॉस्ट क्या क्या इंकर्ड करता है, और जो एक शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या जनरेट करता है या किस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो शॉर्ट रन कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच हैज अ शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि वैसा कॉस्ट जो बहुत कम समय के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में रहता है। दैट इज दे आर यूज ओवर अ शॉर्ट रेंज ऑफ आउटपुट। मतलब क्या कि कुछ छोटा या शॉर्ट आउटपुट निकालना है, शॉर्ट रेंज ऑफ आउटपुट अगर हम लोग क्रिएट करना है या प्रोड्यूस करना है, शॉर्ट रेंज ऑफ आउटपुट अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो भी कॉस्ट का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट। सिंपल सी बात है कि अगर 2-4 महीने 3 महीने के लिए अगर हम कोई अपनी कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? उन सब सारी चीज़ों को।
ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर एक एक टर्म आता है कि हम लोग कॉस्ट से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स आते हैं, ठीक है। एक एक टर्म्स को हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या क्या कौन कौन सा कॉस्ट होता है और किस तरीके से वो फंक्शन करता है। तो पहला आता है प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। This cost refers to the expenditure incurred by a producer in the process of production on a factor as well as non-factor input। तो क्या होता है कि कोई भी कमोडिटी अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है और उस पर जो भी इनपुट कॉस्ट लग रहा है, चाहे वो फैक्टर इनपुट हो या नॉन फैक्टर इनपुट हो, चाहे वो फैक्टर इनपुट हो या फिर नॉन फैक्टर इनपुट हो, तो जो भी कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्शन करने में उसको हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा आता है सेलिंग कॉस्ट। द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल्स ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज सेलिंग कॉस्ट, दैट इज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या, उसको बेचने में जो पैसा लग रहा है, मतलब एक तरीके से बोला जाए कमोडिटी तो बना लिए, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट बोले। अब वो सामान आपको 50 रुपये का है, लेकिन आपको उसको बेचने में जो पैसा लग रहा है ना, जैसे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं आप या वेबसाइट को बनाने के लिए कुछ पैसा दिए होंगे, है कि नहीं, या अपनी कंपनी को लिस्ट करने के लिए आप पैसा दिए होंगे, तो वो सब सारा पैसा जो बेचने के दौरान यूज होता है ना, उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज ऑल्सो अ सेलिंग कॉस्ट। अब आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड, सो दैट इज इंटरेस्ट ऑफ अ कैपिटल रेंट ऑन ओल्ड बिल्डिंग। मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप अपने बिल्डिंग में ही कर रहे हैं, वो आपका बिल्डिंग है, ठीक है, वो आपका बिल्डिंग है। तो उस बिल्डिंग का अगर आप किसी और को दिए रहते हैं तो आपको रेंट आ रहा होता है कि नहीं, है कि, लेकिन आप उस पर खुद बिजनेस कर रहे हैं, अब ओन अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उस पर कौन सा कॉस्ट लग रहा है आपका, इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्यों, क्योंकि वो आपका अपना बिल्डिंग है। तो जो आपका अपना पैसा लग रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। आई होप सो इम्प्लिसिट कॉस्ट भी क्लियर होगा। अब देख लेते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। बोर बिल्कुल नहीं होना है, आप लोगों को एक थॉटफुल तरीके से लेकर आगे चलना है सारे कॉन्सेप्ट्स को। अब आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कैश पेमेंट्स विच फर्म्स मेक टू आउटसाइडर्स फॉर देयर सर्विस ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम देम। मतलब क्या कि हम बाहर से कुछ प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल हम कुछ परचेज करते हैं ना अपने बिजनेस के लिए, तो अपने बिजनेस के लिए जो हम बाहर से कोई भी चीज को परचेज करते हैं या बाहर से कोई लोगों को परचेज करते हैं, जैसे लेबर को परचेज कर रहे हैं, तो उनको हमें क्या देना पड़ रहा है, वेजेस देना पड़ रहा है। तो वो सब सारा चीज क्या हो गया, जो आउटसाइडर से आया है या जो उस पर कॉस्ट लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे कि वेजेस ऑफ लेबर की, लेबर को जो हम तनख्वाह दे रहे हैं वो सब, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल जो दे रहे हैं, तो वो सब सारी चीज क्या होगी, एक्सप्लिसिट। क्यों, क्योंकि वो बाहर से आया है, आउटसाइड से आया है। जो अपने पैकेट से लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट, जो पीछे डिस्कस किए। अब आता है एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है कि वैसा कॉस्ट जो, मतलब आपका क्वांटिटी चेंज हो रहा है, मतलब आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो आपका कॉस्ट है वो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे कि बोला जाए कि इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट ऑफ द फैक्ट्री, कि आपका रेंट नहीं बढ़ रहा है लेकिन आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी फैक्ट्री पर, लेकिन रेंट वगैरह नहीं बढ़ रहा है, तो वो सब क्या हो गया, मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इंश्योरेंस प्रीमियम कि इंश्योरेंस जो ले रहे हैं, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा स्ट्रेट लाइन पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्या होता है कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो अगर ऐसे बनेगा आपका टोटल, ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस, तो ये क्या होगा, इसका पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का, कौन, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। इंडिकेटिंग दैट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कांस्टेंट इन ऑल लेवल ऑफ आउटपुट इंक्लूडिंग अ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जीरो भी आउटपुट होगा ना तभी वो कांस्टेंट रहेगा, और जब ज़्यादा भी होगा तब भी कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि जो वैरी करता है, मतलब कभी कॉस्ट उसका नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। तो पेमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो भी पेमेंट किया जा रहा है वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि अगर बोला जाए कि वेजेस ऑफ टेम्पोररी लेबर, लेबर को कभी आप ज़्यादा कर रहे हैं, कभी आप लेबर को कम कर रहे हैं, तो वो सब सारा कॉस्ट क्या हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है कॉस्ट आपका, कभी कम हो रहा है। इसका मतलब वैरी कर रहा है ना, वो कॉस्ट वैरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि अब फ्यूल यूज हुआ या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का कॉस्ट कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी मार्केट के हिसाब से
कभी सस्ता हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, या फ्यूल्स जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब सारी चीज़ें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये बात याद रखना है। क्यों? क्योंकि कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। अब ये दोनों को सम अप कर दिया जाएगा टोटल कॉस्ट को, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये याद रखना है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टीसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये बात याद रखना है कि जितना भी कॉस्ट लगा, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो टोटल कॉस्ट हो। तो आई होप सो ये चीजें क्लियर होंगी आपकी। अब आता है कि थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप देख लेते हैं, टीसी टीवीसी और टीएफसी, टीसी टीवीसी और टीएफसी। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक बार देख लेते हैं। अब देखो आउटपुट अगर जीरो है कि नहीं, तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा क्या सब जगह फिक्स है, मतलब क्या इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो जीरो से 10 हुआ, 10 से 18 हुआ, 18 से 24 हुआ, 24 से 28 हुआ, फिर 32 हुआ। तो इसी तरीके से टोटल कॉस्ट जो था मेरा वो 10 हो गया। क्यों? उसके बाद 20 हो गया, 10 प्लस 10। देख रहे हो कि इम्प्लिसिट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या होता था, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखो दोनों को जोड़ रहा है, 10 प्लस 18 28, 10 प्लस 24 34, 10 प्लस 28 38 और 10 प्लस 32 42। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आप लोग पता है आप लोगों को। ठीक है, अब आता है कि टोटल कॉस्ट इज अ पैरेलल टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये देखो ये आउटपुट लेवल है टोटल, और तो यहाँ पर पैरेलल कौन है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब आता है कि टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ता बढ़ता फिर कम होता है फिर जाता है। इसका मतलब वो किसके अनुसार चल रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि इसी के हिसाब से तो वो रिएक्ट करेगा, इसी के हिसाब से तो वो बढ़ रहा है। देखो यहाँ 10 बढ़ा, फिर 18 बढ़ा, फिर यहाँ पर इसी तरीके से बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि ये बढ़ रहा है, ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि इट शोज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल। वो कांस्टेंट रहता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का अगर बोला जाए कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जितना बढ़ेगा उसी के हिसाब से मेरा टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस द डिफरेंस बिटवीन द टीसी एंड वीसी, मतलब वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कर्व इज सेम एट ऑल लेवल। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसी के हिसाब से तो ये रिएक्ट करेगा ना। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो आई होप सो ये चीजें क्लियर होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब क्या है स्लाइड के आगे भाई देख लेते फटाफट। अब आता है एवरेज कॉस्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, इट इज अ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस। कि जो भी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट हो रहा है, लग रहा है, उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज कॉस्ट। जैसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। जैसे मान लो कि टोटल कॉस्ट आपका 5000 रुपीज लगा, ठीक है, 5000 रुपीज लगा टोटल कॉस्ट, और उसमें नंबर ऑफ आउटपुट्स अगर मान लो कि प्रोड्यूस हुआ है 50, तो इसका मतलब एक का कितना लगा है, 100 है कि नहीं। मतलब एक कॉस्ट, एक सामान को बनाने में या एक कमोडिटी को बनाने में 100 रुपीज का खपत हुआ है आपको। आई होप सो ये चीजें क्लियर होंगी। अब आता है क्या, द एवरेज कॉस्ट डिराइव फ्रॉम अ टीसी। जो एवरेज कॉस्ट रहता है वो कहाँ से आता है, टीसी से। तो इज यू शिफ्ट, और हमेशा क्या होता है, एवरेज कॉस्ट यू शिफ्ट में रहता है। एवरेज कॉस्ट क्या रहता है, यू शिफ्ट में रहता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ठीक, इट शोज द आउटपुट इंक्रीजेस। जैसे कि आउटपुट इंक्रीज करता है, द वैल्यू ऑफ एसी फॉल्स कंटिन्यूसली until it reaches the minimum point, then it starts to rise। एक बार क्या होता है, जैसे आउटपुट बढ़ता है, आउटपुट इंक्रीज होता है, तो मेरा एसी क्या होता है, फॉल होता है। और एसी जब फॉल होगा तो एक मिनिमम पॉइंट पर हो जाएगा, फिर से वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बात रखना है। ठीक है, और सेम इसी तरीके से एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये बात याद रखना है। जैसे टोटल कॉस्ट में होता था वैसे हमारा यहाँ भी होता है। What do you mean by the average fixed cost? It is defined as the fixed cost purchasing per unit of the commodity। कि per unit of commodity हमें कितना परचेस करना पड़ रहा है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ए एफ आ गया बीच में, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में देखो, यहाँ पर टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगा देंगे डिवाइडेड बाई क्यू।
तो अगर बोला जाए कि AFC का फॉर्मूला क्या होगा, तो TFC टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाई क्यू, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं करने आपको। AFC फॉल्स कंटिन्यूअसली विद द राइज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, कि लेवल ऑफ आउटपुट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे AFC कम होता चला जाता है। हाउएवर इट बिकम्स जीरो एंड एज TFC रिमेन्स पॉजिटिव, और हमेशा TFC जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है, जब तक रहेगा तब तक वो जीरो हो जाएगा। कौन? AFC कर्व्स डिराइव फ्रॉम द TFC, जो AFC कर्व रहता है वो कहाँ से डिराइव होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल टू किसके होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि देखो ये रेक्टेंगल का शेप बन जाता है, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये याद रखना है, एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अरे मस्ती से पढ़ना है, अब मजा लेके पढ़ना है, ठीक है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जितना भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लगा है, मतलब क्या कि एक कॉस्ट पर जितना रुपया आपको बढ़ा या घटा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसमें क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट जितना भी लगा होगा उसको टोटल आउट अगर क्यू से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या रहता है? यू शेप में रहता है, क्योंकि बिहेवियर ऑफ डिक्लाइनिंग कॉस्ट रहता है इन द इनिशियल स्टेज एंड राइजिंग फाइनली एट अ लैटर। बाद में क्या होता है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, ठीक है, शुरुआत में डिक्लाइन करेगा, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा। अब आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने बताया था पिछले वाले चैप्टर में। अब यहाँ क्या? मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि जो भी मार्जिन का कॉस्ट बढ़ा है, मतलब बोला जाए कि एडिशन मेड बाय द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट व्हेन द वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। जैसे मान लो कि 10 यूनिट आप प्रोड्यूस किए हो, अब 10 यूनिट पर आपका जो कॉस्ट लगा है वो मान लो कि 100 रुपया लगा है, ठीक है। तो आपका अगर आप 12 यूनिट अब प्रोड्यूस कर रहे हो, तो 12 यूनिट पर जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें अगर मान लो कि आपको 120 रुपया लग रहा है उसी को बनाने में, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 20 रुपीज जो एक्स्ट्रा हुआ है ना, जो 2 यूनिट को बनाने में, 2 यूनिट को बनाने में जो 20 रुपया खर्चा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। कि भाई 2 यूनिट बढ़ाएं तो उसको 20 रुपया खर्च बढ़ा है हमको इस प्रोडक्ट को बनाने में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज यू शेप्ड रहता है, ये याद रखना है, और इसमें इंक्रीजिंग और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न सब ऑपरेट करता है। और मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशन टू द वेरिएबल कॉस्ट एज अ फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। जो एडिशन मार्जिनल कॉस्ट होगा वो एडिशन होगा किसमें? वेरिएबल कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आई होप सो ये भी चीजें क्लियर होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्या कि अब पढ़ते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन क्या कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन रहता है। देखो एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है? एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, 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 फिर एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा और यहाँ पर ये मार्जिनल कॉस्ट को क्रॉस कर जाएगा एवरेज कॉस्ट, है कि नहीं। देखो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट ऐसे चल रहा है और मार्जिनल कॉस्ट मेरा ऐसे चल रहा है। तो देखो व्हेन AC फॉल्स, यहाँ पर क्या बोला है कि जब एवरेज कॉस्ट कम होता है, मतलब एवरेज कॉस्ट जो हो रहा है वो अगर कम हो रहा है, देन क्या होगा? MC इज लेस देन AC। क्या होगा? जो MC होगा वो लेस देन होगा AC से। देखो MC कम है ना, यहाँ पर क्या? MC इज लेस देन, MC इज लेस है यहाँ पर क्या? AC से। कब? जब ये डिक्रीज कर रहा है। अब क्या हो रहा है? AC राइजेस, MC इज ग्रेटर देन AC। कि जब AC राइज करेगा, मतलब जब AC बढ़ने लगेगा तो क्या होगा कि जो MC होगा वो ग्रेटर देन होगा AC से। देखो यहाँ पर कि AC से ग्रेटर हो गया ना MC, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। उसके बाद व्हेन AC इज कांस्टेंट एंड मिनिमम MC इज इक्वल टू AC, मतलब सिंपल सी बात है कि MC और AC कब इक्वल होगा? MC और AC कब इक्वल होगा? यहाँ पर सॉरी एक मिनट, कि जब MC और AC कब इक्वल होगा? कि जब when AC is constant और मिनिमम, जब AC कांस्टेंट होगा और मिनिमम रहेगा। MC is always to the left of AC, और जो AC के हमेशा लेफ्ट होगा कौन? देखो AC है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, क्या? MC है। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन है MC और AC के बीच में। अब आता है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट व्हेन ABC इज फॉलिंग, मतलब जब ABC कम हो रहा है, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर कम होगा तो क्या होगा? ABC इज ग्रेटर देन MC। क्या होगा? ABC ज्यादा होगा किससे? ABC ज्यादा होगा
MC से। देखो यहाँ तक ज़्यादा है ना, यहाँ तक ज़्यादा है कौन, ABC ज़्यादा है, ABC इज ग्रेटर देन MC है पहले में। उसके बाद ABC इज कांस्टेंट एंड मिनिमम, जब कांस्टेंट और मिनिमम हो जाएगा ABC, तब क्या हो जाएगा, ABC इज इक्वल टू MC, मतलब इस पॉइंट पर हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे जाकर जब ABC बढ़ेगा, मतलब ABC जब इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, MC इज ग्रेटर देन, देखो यहाँ MC ग्रेटर देन MC क्या होगा यहाँ पर, MC इज ग्रेटर देन ABC। तो आई होप सो ये भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है बोथ ABC एंड MC कर्व्स आर यू शेप बोथ, और ABC और MC कर्व्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, और दोनों क्या होता है, सेम पॉइंट से स्टार्ट करता है। तो दोनों के बीच में आपको रिलेशन एक बार अच्छे से देखिएगा, ताकि मैं इसीलिए स्लो तरीके से बताया ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और यहाँ से क्वेश्चन आए दोनों के रिलेशनशिप के बारे में तो आप आराम से कर पाओ। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट है क्या, कि टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब देखो यहाँ पर MC इज एस्टिमेटिंग एज अ डिफरेंस बिटवीन अ TC बिटवीन अ टू सक्सेसिव पॉइंट। अगर बोला जाए कि जो TC और MC के बीच में अगर रिलेशनशिप है, तो ये बढ़ रहा है, ये जीरो आया, तो ये यहाँ पर घटेगा घटेगा, ये जब तक मिनिमम आएगा और ये हाईएस्ट आएगा, उसके बाद फिर यहाँ से ये दोनों जो पॉइंट होगा, मैंने बोला कि व्हेन MC इज डिमिनिशिंग TC इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, कि जब MC क्या हो रहा है, MC डिमिनिश हो रहा है, मतलब MC कम हो रहा है, तो क्या होगा, TC, जो मेरा TC है टोटल कॉस्ट है, और ये मेरा MC है कि नहीं। तो यहाँ बोल रहा है कि जब टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, कोई भी चीज़ का अगर टोटल कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, तो हमारा क्या होगा, MC डिमिनिश करेगा, MC क्या करेगा, डिमिनिश करेगा, कम होएगा। अब व्हेन MC इज राइजिंग, अगर जहाँ MC बढ़ने लगा, MC मतलब क्या, मार्जिनल कॉस्ट जब बढ़ने लगा, तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, ये इंक्रीज करेगा बट एट अ इंक्रीजिंग रेट। समझ में आया। तो व्हेन MC रीचेज एट अ लोवेस्ट पॉइंट एंड TC स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, इट रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ TC कर्व। और जहां पर एक बोला जाए कि जो MC लोवेस्ट पॉइंट पर चला जाएगा, सबसे कम पॉइंट पर, और जो जहां से वो इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पर, कौन, टोटल कॉस्ट यहाँ से क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, और यहाँ पर क्या लोवेस्ट पॉइंट है MC का। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट्स को आप लोग सही तरीके से गाइडेंस करके चलते चलिए। तो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन TC और MC। तो ये बात क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में, सॉरी है कि नहीं, जो जो उसमें नेक्स्ट वीडियो भुला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, हम लोगों ने कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। कॉस्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, और आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर एक दो बार आप लोग देख लोगे सिर्फ, तो वहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब रेवेन्यू इज द मनी पेमेंट रिसीव फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ कमोडिटी। कि रेवेन्यू क्या होता है, कि जो भी पेमेंट मिलता है जो कमोडिटी को सेल करने में। कॉस्ट क्या होता था, कि जो बनाने में कॉस्ट लगा, अगर बनाने में मान लो 5 रुपया कॉस्ट लगा और आप उसको बेच रहे हो 8 रुपया में, 8 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपीज़ का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या फिर बोला जाए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हो जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये बात याद रखना कि जो भी कॉस्ट लगा है और जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको रेवेन्यू बोलेंगे। अब रेवेन्यू को मेजर करने का तरीका बहुत सारा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ 3 वेरिएंट, टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, तीनों के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अब यहाँ कॉस्ट के जगह पर रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द टोटल एंड एग्रीगेट प्रोसीड to the firms from the sales of different commodity. It is calculated by multiplying the unit of sales with a price. टोटल रेवेन्यू क्या होगा, कि जो भी प्राइस है, मान लो कि प्राइस जो भी है उसको जो टोटल आउटपुट जितना भी आपने बेचा है उसे इंटू कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू। जैसे मान लो कि एक पेंसिल आपने बेचा 5 रुपये का, और जो टोटल क्वांटिटी बेचा आपने 100, इसका मतलब क्या हो गया, 500 रुपीज़ का आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ। आई होप सो यहाँ क्लियर होगा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। अब एवरेज रेवेन्यू को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे अभी। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, जो टोटल रेवेन्यू बाय क्यू, आपने क्या हो गया 500 पूरा टोटल रेवेन्यू क्रिएट करा, और आपने क्या करा कि 5 आउटपुट बेचे हो, मतलब क्या टोटल 5 कमोडिटी बेचे हो, तो इसका मतलब एक कमोडिटी पर कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ एवरेजली जनरेट हुआ है।
तो यही बोला जा रहा है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय डिवाइडिंग द टोटल, एंड इट इज अदर वर्ड इट इज कॉल्ड पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड, कि पर यूनिट की, एक यूनिट को बेचने पर कितना पैसा रिसीव्ड हुआ है हमारा, तो उसको हम लोग बोलेंगे टोटल एवरेज रेवेन्यू। अब मार्जिनल क्या होगा, मार्जिनल मैंने बताया था कि एडिशनल, कि रेवेन्यू में कितना एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर कॉस्ट में था तो मार्जिनल कॉस्ट था, इसमें क्या एडिशनल रेवेन्यू कितना जनरेट कर पा रहे हैं हम लोग, जनरेट कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू का टोटल रेवेन्यू में जितना होगा टोटल आउटपुट में, जब मान लो कि 500 रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे हम लोग, ठीक है, कब, जब हम लोग 10 प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब क्या हो गया 1000 रुपीज जनरेट कर रहे हैं जब 20 प्रोडक्ट बेचे हैं, इसका मतलब क्या, चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू हुआ मेरा 500, और जो मेरा चेंज इन क्वांटिटी में कितना हुआ, 10 क्वांटिटी चेंज हुआ है, तो 10 क्वांटिटी चेंज हुआ, जब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब मान लो कि 500 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मेरा 50 रुपीज आ जाएगा, तो हमारा क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू कितना क्रिएट हुआ पर यूनिट पर, या 50 रुपीज। तो आई होप सो ये चीजें क्लियर होगा मार्जिन में, बस ये याद रखना है आपको फॉर्मूला तरीके से। इसके बाद क्या है कि आपका एवरेज रेवेन्यू के बाद हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टी आर ए आर और एम आर। ठीक है, तो फ्रॉम द कर्व अगर बोला जाए कि टी आर, देखो यहाँ पर टी आर का रिलेशनशिप बताया गया यहाँ पर, और ए आर है फिर एम आर है, तो एम आर नेगेटिव में चला जा रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है शुरुआत में, फिर एक बार डिक्रीज होता जा रहा है, एक बार इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टी आर इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट इफ एम आर इज डिमिनिशिंग, अगर एम आर डिमिनिश हो रहा है, अगर एम आर कम हो रहा है तो टी आर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज करेगा। पूरा टी आर इज मैक्सिमम इन कांस्टेंट व्हेन एम आर इज कांस्टेंट ऑन जीरो, कि जब एम आर जीरो हो जाएगा, मतलब क्या, कि जब एम आर मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जब टी आर मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, टी आर जब मैक्सिमम हो जाएगा तब क्या होगा कि वो हमारा क्या हो जाएगा, एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, कौन, टी आर, जब एम आर जीरो होगा। अब क्या, टी आर डिक्रीज करेगा, जब टी आर डिक्रीज कर रहा है, मतलब टी आर डिक्रीज करना शुरू हुआ, तो मेरा क्या हो जाएगा, एम आर बिकेम्स नेगेटिव, तो एम आर क्या हो गया, एम आर मेरा नेगेटिव हो गया, एम आर नेगेटिव हो गया ना, तो जब टी आर इंक्रीज करेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, एम आर डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर टी आर जो है वो मैक्सिमम पर आ जाएगा तो मेरा जो एम आर होगा वो जीरो पर आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, जब एम आर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, मेरा टी आर डिक्रीज करना शुरू करेगा। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं कि एक पॉइंट पर, कि आगे इसकी पॉइंट पर क्या बोला है कि जो ए आर और एम आर के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब क्या ए आर और एम आर के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन आप पढ़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि टी आर और यहाँ पर कि टी आर और एम आर के बीच में क्या रिलेशन है। अब क्या होता है हमारा यहाँ पर कि ए आर और एम आर के बीच में, मतलब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में, तो क्या बोल रहा है, व्हेन ए आर इज डिमिनिशिंग, तो क्या ए आर जब कम हो रहा है तो क्या होगा, ए आर इज ग्रेटर देन एम आर, क्या हो जाएगा, जब ए आर मेरा कम हो रहा है, ए आर मेरा कम हो रहा है तो क्या होगा, तब जो एम आर से रहेगा वो बड़ा रहेगा, कौन, ए आर। देखो यहाँ पर उसके बाद एम आर कैन बी नेगेटिव बट नॉट ए आर, ए आर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन एम आर मेरा नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। स्लोप ऑफ ए आर इज स्लोप ऑफ एम आर, मतलब ये बोला क्योंकि जो स्लोप ऑफ ए आर है, जो स्लोप ऑफ ए आर है वो क्या होगा, ट्वाइस होगा स्लोप ऑफ एम आर के स्लोप के ट्वाइस होगा। तो आई होप सो ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये दोनों के बीच का रिलेशन भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब आते हैं कि रेवेन्यू, जो फर्म्स का रेवेन्यू कर्व रहता है वो डिफरेंट मार्केट में क्या होता है। बहुत सारे मार्केट होते हैं कि भाई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, तो ये तीन चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो पहला क्या है कि रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कि रेवेन्यू कर्व कैसा रहेगा। तो याद करने वाला चीज़ क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन में जो एवरेज रेवेन्यू रहेगा, एवरेज रेवेन्यू रहेगा, और जो मार्जिनल रेवेन्यू रहेगा वो उसके किससे डिपेंड करेगा, उसके प्राइस से डिपेंड करेगा, या पूरा जितना रेवेन्यू से डिपेंड करेगा। तो ये तीनों इक्वल होता है कहाँ, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, इज इक्वल टू ईच अदर एंड टी आर इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, और जो टी आर होगा वो इंक्रीज करेगा कांस्टेंट रेट में, मतलब जो टोटल रेवेन्यू रहेगा इंक्रीज तो करेगा, क्या इंक्रीज तो करेगा लेकिन कांस्टेंट रेट में। ठीक है, क्या कांस्टेंट में। ठीक है,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर कांस्टेंट ये चल रहा है कि जो भी आउटपुट लेवल है अलग अलग, लेकिन सब ये कांस्टेंट में चल रहा है। तो ये बात याद रखना है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल तय नहीं करता, वो मार्केट के हिसाब से जो भी सारी चीजें रहती है वो तय होती है। तो वहां पर सारी चीज सेम तरीके से चलती है, ठीक है। आई होप सो यहाँ पर किसी का इम्पैक्ट नहीं होता है। अब आते हैं कि मोनोपोली में क्या कंडीशन है भाई। मोनोपोली में अब देख लें रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। तो मोनोपोली में क्या होता है कि एमआर जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा एआर से। मतलब क्या कि बोथ एआर एंड एमआर कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसमें क्या रहेगा, जो एआर रहेगा और जो एमआर रहेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा और इनइलास्टिक रहेगा। डाउनवर्ड 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 स्लोपिंग और इनइलास्टिक कर्व रहेगा, ठीक है। इनइलास्टिक रहेगा मतलब ज्यादा इलास्टिक नहीं रहेगा। और टीआर कर्व इनिशियली राइजेस बट आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम पॉइंट टेंड्स टू फॉल। कि टीआर जो रहेगा वो एक इंक्रीज करेगा, मतलब टीआर जो इंक्रीज करेगा, लेकिन एक रीचिंग पॉइंट पर वो कम होता चला जाएगा। और यहाँ एक बात और कि जो यहाँ एम आर रहेगा वो हमेशा, मतलब जो बोला जाएगा कि ए आर जो रहेगा वो ग्रेटर देन एम आर, ठीक है। ए आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम आर। आई होप सो क्लियर होगा यहाँ पर। अब आते हैं कि रेवेन्यू जो कर्व रहता है वो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द कर्व बिहेव्स द सेम एज मैनर ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के जैसा ही बिहेव करता है, ओनली डिफरेंस इज बीइंग दैट दे आर इलास्टिक। इसमें क्या होता है, इलास्टिक इन नेचर रहता है, इलास्टिक रहता है। क्या रहता है, इलास्टिक इन नेचर रहता है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। और यहाँ पर इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर देन वन। तो ये बात याद रखना है कि ठीक है कि मोनोपोली में क्या होता है कि इन इलास्टिक रहता है, इसमें इलास्टिक रहता है। तो ये डायग्राम के थ्रू यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एम आर नेगेटिव में भी जा रहा है, यहाँ पर एम आर नेगेटिव में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा आपका। तो आई होप सो आपका बहुत अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट जो टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, या फिर बोला जाए कि पूरे रेवेन्यू का पूरा कॉन्सेप्ट या फिर कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा प्रोड्यूसर से रिलेटेड। तो आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगा। तो डू नॉट फॉरगेट, हम लोगों का फिर से कल क्लास है 8 बजे। तो 8 बजे कल क्या होगा, इसी टॉपिक का जो लास्ट एक बनेगा वीडियो आप लोगों का, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्योंकि हम लोगों ने प्रोड्यूसर का बिहेवियर जान लिया कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, फिर हम लोगों ने टोटल कॉस्ट जान लिया, फिर मार्जिनल कॉस्ट जान लिया, फिर हम लोगों ने एवरेज कॉस्ट जान लिया। हम लोगों ने फिर क्या कि बोला जाए कि टोटल रेवेन्यू जान लिया, फिर टोटल मतलब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, उसके बाद एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। तो ये तीनों के पढ़ने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि एक प्रोड्यूसर अपने आप को कब संतुष्ट पाता है और कब कितना किस तरीके से मैक्सिमाइज कर पाता है। तो आई होप सो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और इसी तरीके से सपोर्ट बनाते रहिए ताकि और इसी तरीके से अच्छा वीडियो आप लोगों के साथ ला सकूं। यह हमारा वेबसाइट है, यह हमारा फेसबुक आईडी है, यह हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।